हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. Again, I am back with a very interesting and new chapter that is excretory system. As I always say that being a mammal, an advanced animal, we have a specific system for every function to be performed very effectively, efficiently. In the same way, we have this system called excretory system that performs the work of excretion. Now let us understand how this work is being performed and what is the meaning of excretion. And now how can we define excretion? It is separation, collection and elimination of a nitrogenous waste out of the body is called excretion. And now what is the separation, collection and elimination? See, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूँ तो क्या है, जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो जो जितना हमने कंज्यूम किया है वो पूरा का पूरा हम 100 आउट ऑफ 100 हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना. नेचर का रूल है कि जो भी हम नेचर से लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट हमको बैक टू नेचर देना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 500 ग्राम किसी चीज़ का कंज्यूम करते हैं तो हम पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. मान लो कि 300 ग्राम हमने क्या किया, यूज़ हमारी बॉडी ने किया, हमको उतने की ज़रूरत थी, लेकिन जो बचा हुआ 200 ग्राम है ये हमारे लिए फ़िलहाल काम का नहीं है. तो बॉडी क्या करेगी, इसको एक्सक्रीट करेगी, है ना. तो सबसे पहला वर्ड क्या था हमारा, सेपरेशन. तो यूज़फुल में से, पूरे में से हमने यूज़फुल को सेपरेट कर लिया और वेस्ट को सेपरेट कर दिया. जो यूज़फुल है वो तो क्या होगा, डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड की स्ट्रीम में चला जाएगा, जिसका हम लोग एनर्जी बनाएंगे. और जो वेस्ट है इनको सेपरेट करके अलग से हमने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है ना. और फिर जिसको कलेक्ट किया है वो तो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे काम का नहीं है, तो उसको बॉडी के अंदर रखने का कोई पॉइंट भी तो नहीं बनता. तो उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है ना. दिस इज व्हाट, सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन. किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लीवर में. किससे प्रोड्यूस होते हैं, जो भी डेड प्रोटीन वगैरह होता है, जब हम उसके जो रिमेन्स होते हैं, है ना, उससे, और जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसके अमीनो एसिड्स, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं एक्सक्रीशन. दूसरी बात ये है कि जबकि ये वेस्ट है तो इनको बॉडी से जल्द बाहर निकालना ही क्या है, फ़ायदेमंद है. क्योंकि अगर इसको बॉडी में स्टोर करके ज़्यादा समय के लिए रखेंगे तो ये क्या होंगे, ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करेंगे और जो बॉडी है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे. जो गंदगी है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी तो बॉडी में क्या बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स को काम करने में मुश्किल होगी और ऑर्गन फेलियर तक भी बात पहुंच सकती है. अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमको बॉडी से निकालना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इतने काम का होता तो हम इसको एक्सहेल करके बाहर नहीं निकाले होते, है ना. ये हमारे लिए वेस्ट है, इसके लिए तो हम इसको बाहर निकालते हैं. साथ ही साथ जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा वाटर की भी होती है ना. उसमें भी वाटर की मात्रा होती है, स्वेट में भी वाटर की मात्रा होती है और यूरिन में भी वाटर है ना. देन अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट. इसके अलावा एक्सेस सॉल्ट. एक्सेस सॉल्ट जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट, है ना. इसके अलावा जो हमारे एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी. ये भी क्या है, ज़रूरी है कि जितना बॉडी में काम है उतना ही अंदर रखा जाए और बाकी क्या किया जाए, बाहर एलिमिनेट किया जाए, राइट. इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स. अब ये बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये जो हमारे डेड आरबीसीज होते हैं, जब आरबीसीज डेड हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो लीवर के पास जाते हैं. जो लीवर सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इनको डाइजेस्ट करती है, इनको डिकम्पोज आप बोल सकते हो, वैसा करके इनको डेड हो चुके हैं ना, तो इनके जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करती है.
तो ये जिसके पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट जब हमारे यूरिन से पास होते हैं, हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट में पास होते हैं, तो यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, हमारे यूरिन को और हमारे फीसिस को कलर देते हैं, पेल येलोइश, डार्क येलोइश, ब्राउनिश इन कलर, है ना। So these were some substances which are very necessary to be removed from the body as soon as possible, right? Then when we talk about the excretory organs, so basically there are kidney, sweat glands and lungs which performs as excretory organs, but the major function is performed by kidney. The major function is performed by kidney. Also when we talk about kidney, we should not forget that kidney performs a dual function. Kidney performs dual function. Which are those dual function? किडनी एक्सक्रीशन भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। एक्सक्रीशन तो आप लोग समझ गए हो कि क्या है। अब देखते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। देखो, जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये सिंपली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाना भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा जब लूज मोशन होता है या वॉमिटिंग होती है तो हमारे बॉडी से सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके लिए हम उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर करने के लिए, उनकी मात्रा बनाए रखने के लिए हम जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोल पाउडर, ऐसे सारी चीज़ों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाते हैं। तो किडनी नेचुरली हमारे लिए क्या करता है, एक्सक्रीशन तो करता ही है, साथ में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस भी बनाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज वेल एज इट परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन एंड दोज फंक्शन आर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स the maintaining the balance of salt and water in the body. All right, then sweat glands. Sweat glands क्या होते हैं, हमारे स्किन के नीचे क्या है, sweat glands है जो क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। sweat glands क्या करते हैं, हमारे बॉडी से एक्सेस हीट को रिमूव करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से जो एक्सेस हीट है वो रिमूव हो जाती है और हमें कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग फीलिंग आती है। ऑल राइट, सो स्वेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वाटर एंड सॉल्ट। देन लंग्स की हमने पहले बात की कि हम जब एक्सेल करते हैं तो क्या एक्सेल करते हैं, हमने इनहेल तो ऑक्सीजन किया हुआ है जो यूज़फुल है, एक्सेल हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल भी काम का बॉडी में नहीं है। तो लंग्स भी क्या करते हैं, अपने तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऐसे करके हमारे बॉडी से ये तीनों ऑर्गेन्स अपने अपने लेवल पर जो भी वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक है, उनको निकालने में मदद करते हैं। अच्छा, फिर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम एनिमल्स को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उनके फीडिंग हैबिट से, उनके हैबिटेट से, उनके बॉडी डिज़ाइन से। लेकिन ये भी एक तरीका है कि एनिमल्स को हम क्या करते हैं, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि जो एनिमल्स हैं, कुछ जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, उनका जो फीडिंग हैबिट है वो डिफरेंट है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है ना। तो वैसे ही एक्वाटिक का अलग है, जो एव्स है उनका अलग है, जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका अलग है। तो देखते हैं कैसे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच दे एक्सक्रीट। Okay, so animals can be classified as a monotelic animal, ureotelic animal, uricotelic animal and guanotelic animal. Now, a monotelic are the animals that secrete ammonia as the major constituent of their excretory product. ठीक है, देखो अब ये कौन सिक्रेट करेगा अमोनिया। अमोनिया बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाईली टॉक्सिक है और बहुत ही स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में। मतलब कि कम अमोनिया को घुलाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है।
तो और इसको हम लोग बॉडी में ज़्यादा समय तक स्टोर भी नहीं कर सकते, इसको बहुत ही जल्द एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो ये वैसे एनिमल्स में पाए जाते हैं जिन एनिमल्स को पानी की कमी नहीं है और एक्सक्रीशन के लिए भी उनको रुकना या ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल आर राइट। पानी की कमी किसको नहीं है? एक्वाटिक एनिमल्स को नहीं है ना। एक्वाटिक एनिमल्स के पास भर भर के पानी है, तो वो लोग एफर्ड कर सकते हैं कम अमोनिया घुलाने के लिए, वो लोग ज़्यादा पानी एफर्ड कर सकते हैं और वो लोग एक्सक्रीट भी करने का उनको टेंशन नहीं है। जैसे जैसे बनता जाए बॉडी से बाहर निकलता जाए। सो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। The process of removal of ammonia is called ammonotelism. Then urotelic animals are the animals that excrete urea as their major excretory products. अभी जैसे जैसे हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, अमोनिया से कम टॉक्सिक यूरिया है, यूरिया से कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड से कम टॉक्सिक ग्वानिन है। साथ ही साथ डिज़ोल्व होने के लिए अमोनिया से कम पानी यूरिया को लगता है, यूरिया से कम पानी यूरिक एसिड को लगता है और एकदम कम पानी या ना के बराबर ग्वानिन को लगता है, राइट। तो जो यूरिया है, यूरिया कंपैरेटिवली अमोनिया से लेस टॉक्सिक है और घुलने के लिए भी पानी कम लगता है। इसके लिए ये ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जहाँ जिनको पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है। पानी की कमी किसको है? सबसे ज़्यादा पानी की कमी तो हमें खुद ही है, तो इसलिए ह्यूमंस और साथ साथ जो भी डेजर्ट मैमल्स होते हैं, डेजर्ट के जो मैमल्स हैं उनको भी पानी की क्या है? बहुत शॉर्टेज है। तो वो क्या करते हैं? उनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट करते हैं यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव यूरिकोटेलिक एनिमल्स दैट सिक्रीट यूरिक एसिड। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे गाड़ी पे है ना, कभी आपके कपड़े पे, कभी आपके ऊपर ही क्या होता है, आप कहीं पर खड़े हैं और आप झाड़ के नीचे खड़े हैं और आपको वहाँ से मिल जाता है गुड लक के नाम पे कौवा चिड़िया का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, चिरका हुआ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो दैट चिरका हुआ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच अपीयर्स एज अ पेस्ट, पेस्ट जैसा होता है ना ग्रीन और वाइट कलर का, तो वो क्या है? वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड अगेन बहुत लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू यूरिया और उसको डिजोल्व होने में बहुत कम पानी लगता है। तो वैसे ही जो बर्ड्स है, बर्ड्स को वैसे ही बॉडी बहुत लाइट रखने की ज़रूरत है, तो वो ना तो ज़्यादा वाटर कैरी करते हैं बॉडी में और ना ज़्यादा वो लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को धो सकते हैं। उनको हर वो पैतरा आजमाना है जिनसे उनके बॉडी का वेट क्या हो सके? कम हो सके, ताकि उनकी फ्लाइट आसान हो सके, राइट। सो दे एक्सक्रीट व्हाट? यूरिक एसिड। और उनको स्टोर भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, किसके भी ऊपर चिरक दो, किसको भी गुड लक दे दो, राइट। देन द लास्ट वन इज द guanotelic are the animals that secrete guanine as their major excretory product. So these is noticed in majorly in arthropods like scorpion, then rodents, है ना, then spiders। उनका बॉडी उतना छोटा है, उनके पास पानी भी उतना कम है बॉडी में, तो वो ज़्यादा पानी ग्वानिन अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिजोल्व करने के लिए एफर्ट नहीं कर सकते। तो जो ग्वानिन है वो बहुत ही लेस टॉक्सिक है और बहुत ही कम या ना के बराबर पानी उसको लगता है एक्सक्रीट करने के लिए। सो हेंस दिस इज सीन इन द आर्थ्रोपोड्स और द लोअर एनिमल्स, ऑल कैन से। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है, इजी है। अच्छा, अब हमारा मेजर फोकस है यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्गन काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो यहाँ पर भी अ पेयर ऑफ किडनी है, मैंने एक किडनी नहीं लिखा, अ पेयर लिखा है क्योंकि यहाँ पर दो किडनी है, एक जोड़ी है, बराबर, और अ पेयर ऑफ यूरेटर। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का पेयर नहीं है, ये सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है। देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं। ये है हमारी ह्यूमन किडनी दैट अपीयर्स लाइक रेडिश ब्राउन इन कलर एंड अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इट इज बीन शेप्ड एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर हम इसके
लेंथ की बात करें तो इट इज समवॉट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ब्रेथ इज समवॉट 5 to 7 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, एंड थिकनेस की बात करें तो इट इज समवॉट अराउंड 4 सेंटीमीटर। और मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि बायोलॉजी में हम जो भी नंबर्स लेते हैं, चाहे वो ब्लड कितने लीटर होता है, चाहे वो हमारे बॉडी में वाटर कितना लीटर होता है, या किसी भी ऑर्गन का साइज है या कैपेसिटी है, तो ये हम लोग एक ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है जो भी बुक आप रेफर करें वहाँ पर ±2-4 का डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ या वो बुक गलत है, ये एक हम लोग नॉर्मल एस्टिमेशन लेके चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो द किडनी इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप्ड, ये उसके डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ठीक है, अब अगर हम इसका इंटरनल, इसी किडनी को अगर हम यहाँ से ऐसे कट करते हैं, इसका लेटरल सेक्शन लेते हैं, तो अंदर कुछ हमको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बाहर का पार्ट है इसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। अब ये रीनल क्या होता है, जिस तरह से कार्डियक बोलते ही या कार्डियो बोलते ही हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन हार्ट से है, ऑप्टिक बोलते ही हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन इसका आईज से है ना, डर्मिस बोलते ही हम स्किन समझ जाते हैं, वैसे ही वी यूज द वर्ड रीनल विच रिफर्स व्हाट, किडनी। So the outer layer is called renal cortex. The inner fleshy layer is called renal medulla. All right. Apart from this, you all can see what these pyramid-shaped structures. Okay, this is called renal pyramid. Then these are minor calyx. These are minor calyx. Many minor calyx joined together to form what, major calyx. ठीक है, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है जो ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं किडनी को। ऑल राइट, और ये जो किडनी है, किडनी में जैसे मैंने बोला बीन शेप्ड, तो जो बीच में ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं क्या, हाइलम या हाइलस, जिसमें से क्या इमर्ज हो रहा है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। ठीक है, सो दिस इज अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर एक्चुअली एक कनेक्टिंग लिंक है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। जो भी किडनी में से बन के आ रहा है उसको ब्लैडर तक पहुंचाने का काम किसका है, यूरेटर का है। सो यूरेटर एक्ट्स एज connecting link, or you can say it is a muscular tube that connects a kidney and urinary bladder and pours the secretion of a kidney into the bladder. Okay, then a bladder is nothing but a bag like structure, a bag like structure that stores the urine for a temporary period of time. अब ये जो ब्लैडर है, अब ब्लैडर का डिटेल देखा जाए तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ है, मतलब कि जो टिश्यू से ये बना हुआ है वो कैसा है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, क्रॉस सेक्शन में अरेंज्ड है, और जो क्या करता है, इस ब्लैडर की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब इलास्टिसिटी की ज़रूरत क्या है ब्लैडर को, देखो जो हमारा किडनी का काम है यूरिन बनाना, ठीक है, तो जो यूरिन बन रहा है वो कंटिन्यूसली बन के कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ब्लैडर में, और एक अमाउंट तक जब वो बन जाएगा तब वो क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। तो कितना बन जाएगा तो ये ब्लैडर उसको होल्ड कर सकता है, और कब हम उसको एक्सक्रीट करेंगे, तो ये जो ब्लैडर है इसकी एवरेज कैपेसिटी तकरीबन 400 से 600 ml है। जब इतना इसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो हमको वी फील अर्ज टू गो, हमको लगता है कि भाई अब कॉल आ चुका है, अब हमको जाना चाहिए, है ना। लेकिन कभी ज़रूरी नहीं कि जैसे हमें फील हो हम जा सके। कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कभी हम कहीं इंपॉर्टेंटली बैठे हैं, तो हमें कुछ टाइम तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी अपना काम करना बंद कर चुका है, किडनी अपना काम कर रहा है,
तो इसके पास ऐसे समय में कुछ एडिशनल कैपेसिटी होना चाहिए, तो वो है। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 700 to 900 ml। मतलब एवरेज कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी में इतना डिफरेंस है, तो ये इलास्टिक हो रहा है तभी तो इतना और अकोमोडेट कर पा रहा है। That is just because of these transitional epithelium arranged in the urinary bladder that increases the elasticity of this bladder, which in turn increases the capacity of the bladder to hold urine। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी होने के बाद में फिर अपने ब्लैडर का इम्तिहान मत लेना। उसके बाद क्या होगा? हाँ, बहुत तबाही वाली बाढ़ आ जाएगी। ठीक। देन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज द फाइनल, जहाँ से क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, जो ट्रेन है वो छूट जाएगी, है ना, और आप हल्के हो जाएंगे और अच्छी फीलिंग आएगी। सो दैट प्रोसेस व्हेन द कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस एंड you become हल्का, that is called micturition। पूरा टैंक खाली, अब फिर लोड करने के लिए तैयार। All right, that term is called what? Micturition, when the complete discharge of urine takes place। Okay? अभी किडनी हम समझ गए, लेकिन किडनी के अंदर काम कैसे होता है, कौन काम करता है? तो किडनी के अंदर काम करने वाला उसका यूनिट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन एंड ईच किडनी possess around 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। बाप रे बाप, एक किडनी में करीब करीब 1 से 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन हो सकते हैं। सोचो कि किडनी खुद 10-12 सेंटीमीटर का बेचारा, और उसके अंदर इतने 10 से 12 लाख न्यूरॉन एक किडनी में, तो 2 किडनी में 20 से 24 लाख न्यूरॉन। तो सोचो कि उसका साइज कितना ज़्यादा छोटा होगा। जो न्यूरॉन है उसका साइज़ क्या होगा? और बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, जो इतने से किडनी में इतने सारे न्यूरॉन्स क्या हो सकते हैं? अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काम क्या है न्यूरॉन का, कैसे यूरिन बनता है? देखो, जो ब्लड है, ब्लड रीनल आर्टरी से, अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा है ना, आड़ा टेढ़ा गुत्था गुत्था है। मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल बना के बताती हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ एकदम सिंपल नेफ्रॉन। ठीक है, ओके। तो ये नेफ्रॉन है, इसके जो यहाँ पर ये है जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। नेफ्रॉन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, माल्फिजियन बॉडी में है हमारा बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, यह है हमारा ग्लोमेरुलस और यह है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर देखो, यह है हमारा ग्लोमेरुलस और यह है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो बेसिकली ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट द नॉट ऑफ अ ब्लड कैपिलरीज दैट कनेक्ट्स 2 आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ये 2 आर्टेरियोल को कनेक्ट करता है ये ग्लोमेरुलस। इस एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर एंटर होता है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर एग्जिट होता है। और अगर हम साइज पे गौर करें तो जो इफरेंट आर्टेरियोल है
ये थोड़ा सा पतला है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। तो होता क्या है, जो ब्लड है वो यहाँ से एंटर होता है, इसके अंदर घूमता है, जो भी इसके अंदर वेस्ट ट्रैप होना होता है वो ट्रैप हो जाता है, और बाद में जो ब्लड है वो ब्लड इस एफरेंट आर्टेरियोल से वापस हमारे वेन्स में चला जाता है। ठीक है। तो ये जो डायमीटर में डिफरेंस है, ये डायमीटर में डिफरेंस किस लिए है, ताकि प्रेशर बना रहे, है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स में आए और यहाँ से या मोटे पाइप से आए और पतले पाइप से जाए, ताकि इसके अंदर प्रेशर बना रहे। ये पूरा कार्यक्रम प्रेशर पे डिपेंडेंट है ना। आप जब यूरिनेट करते हो तो भी वो एक प्रेशर से आपके बॉडी से बाहर आता है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है, एक तरह से प्रेशर पे डिपेंडेंट है और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे पूरा कार्यक्रम चलता है। तो क्या देखा हमने, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर जाएगा और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर आ जाएगा। तो और जो यहाँ पर ट्रैप हुआ है वो इसके बाद में कहाँ जाएगा, इस बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। इसी बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में कौन फिट है, ग्लोमेरुलस फिट है, और ये फिल्टर्ड कहाँ पर पास हो गया, अभी बोमेंस कैप्सूल में पास हो गया। फिर जो हमने यहाँ पे लिखा था रीनल ट्यूब्यूल, इस रीनल ट्यूब्यूल में 4 पार्ट है, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनली, ये डीसीटी और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिंपल वाले में, यह है हमारा पीसीटी, यह है हमारा डीसीटी, ये पूरा है हमारा लूप ऑफ हेनली, या जिसको हम लोग हेनलीस लूप भी बोल सकते हैं, और यह है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी में देयर इज अ माइक्रोविलाइज। यहाँ पर क्या है, माइक्रोविलाइज है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पर भी माइक्रोविलाइज होते हैं उनका काम होता है कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, माइक्रोविलाइज का होता है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग दिन भर में तकरीबन 160 से 190 लीटर फ्लूइड फिल्टर करते हैं, लेकिन एक्सक्रीट सिर्फ 1.6 से 1.9 लीटर एक्सक्रीट करते हैं। कुछ समझ रहे हो, फिल्टर करते इतना ज़्यादा, एक्सक्रीट करते हैं इतना कम। सिर्फ 1% हम एक्सक्रीट करते हैं, बाकी 99% हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही रीअब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर चलता है, इस रीनल ट्यूब्यूल में। कहाँ पर चलता है, रीनल ट्यूब्यूल में। और ये बोमेंस कैप्सूल के बाद सबसे फर्स्ट पार्ट पीसीटी है, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके लिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर माइक्रोविलाइज की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, इसके अलावा ये जो हेनलीज लूप है, ये है उसका डिसेंडिंग लिम्ब, ये है उसका असेंडिंग लिम्ब, जो क्या करते हैं, वाटर और सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरीके से हेनलीज लूप ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था ना कि जो किडनी है वो क्या करता है, वो एक्सक्रीशन के साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो ये रहा किडनी में नेफ्रॉन, जो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है वाटर और दूसरे सॉल्यूट या सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, फिर ये है हमारा डीसीटी, जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, बाकी वाटर और सॉल्ट तो यहाँ हो गया। जो यहाँ से बच गया वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, और जो यहाँ पर भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो वेस्ट है, वो क्या होगा, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहाँ चले जाएगा, ये देखो। ठीक है, ऐसे 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 एब्जॉर्ब हुआ, और जो नहीं हुआ वो यहाँ से चले जाएगा नीचे। तो यहाँ पे जो किडनी है, किडनी में ऐसे 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 नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ये है वो है क्या, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं, अपना अपना सिक्रीशन यहाँ पर पोर करते हैं। तो वो माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में जाता है, मेजर कैलिक्स से होते हुए वो यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में चला जाता है। समझ में आया कुछ, है ना।
अब ये स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब मालफिजियन बॉडी का ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो बोमन्स कैप्सूल के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं पोडोसाइट्स, जो क्या करते हैं ग्लोमेरुलस से आने वाले फिल्ट्रेट को रास्ता देते हैं बोमन्स कैप्सूल में जाने का। ठीक है, ऑल राइट। अब यूरिन फॉर्मेशन, आपको सिस्टम समझ में आ गया कि कौन काम करता है, कैसे काम करता है। अब फॉर्म कैसे होता है यूरिन, तो जो हमने सबसे पहले देखा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, जब इसमें जो ब्लड आया और जब ब्लड यहाँ से गया तो मैंने क्या बोला, वो एक प्रेशर से आया है ना, और उस प्रेशर से ही वो क्या हुआ, फिल्टर हुआ, और प्रेशर से ही वो बोमन्स कैप्सूल में आए। पूरा प्रोसीजर प्रेशर से ही चला। तो जो प्रेशर से यहाँ से अंदर आया और फिल्टर हुआ, तो वो जो फिल्ट्रेशन हुआ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स में हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, है ना, जैसे कि प्लाज्मा अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक comes out of the glomerulus and passes into the funnel shaped cavity of the Bowman's capsule. This is the funnel shaped cavity of the Bowman's capsule. Okay. तो जो यहाँ पर इसमें से फिल्टर होकर यहाँ पर आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके जो आया है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें वाटर है, यूरिया है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है और बहुत सारे प्लाज्मा सॉल्यूट्स है। ठीक है, देन द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया कि हम इतना फिल्टर करते हैं पर इतना ही एक्सक्रीट करते हैं, तो बाकी सब तो हमने क्या कर लिया, रीनल ट्यूब्यूल में हमने ये जो पूरा रीनल ट्यूब्यूल है इसमें हमने क्या किया, एब्जॉर्ब ही तो किया है। तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव मतलब जिस चीज़ की बॉडी में ज़रूरत है वो क्या होंगे, कुछ पीसीटी के पास, कुछ लूप के पास, कुछ डीसीटी के पास, वो अपने अपने मटेरियल्स को सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन के दौरान जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड है वो मेंटेन होना चाहिए। इतना ज़्यादा भी एब्जॉर्ब ना हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ओवर हो जाए और इतना कम भी ना हो कि एकदम डाइल्यूट हो जाए। ऑलराइट, इसके बाद है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कहाँ पर होता है, डीसीटी में होता है, जहाँ पे पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, ये सारी चीज़ों को सिक्रेट किया जाता है। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज 3 steps for urine formation, right? Then when we talk about normal constituents के जो यूरिन है, यूरिन में नॉर्मली क्या क्या प्रेजेंट है, तो वाटर है 95%, कुछ मात्रा में सॉल्ट है, यूरिया है, और एंटीबायोटिक मतलब कि जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स मतलब चरस गांजा वाला नहीं, मेडिसिन वाला, तो वो जो एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में हुआ और जो बाकी वेस्ट में निकला वो तो यूरिन में ही पाया जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स भी यूरिन में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है। और एक्सेस विटामिन, जैसे कि हमने बोला कि बी और सी तो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो ये सारे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यूरिन के। अगर ये सारे, जब देखो आप देखते हो कि बहुत सारे डिजीज़ के लिए हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो यूरिन टेस्ट क्यों करवाते हैं कि अगर यूरिन में सिर्फ यही चीज़ें हैं, so you are fit and fine cause these are all normal constituents of urine. But when during this testing of a urine they find different other constituents other than this normal, then they might diagnose the disease or problem you are suffering from. तो क्या हो सकते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में, तो देखो ब्लड सेल्स हो सकते हैं। ब्लड सेल्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि यूरिन से या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के वजह से, किडनी स्टोन होने की वजह से, ट्यूमर होने की वजह से क्या हो सकता है, यूरिन से ब्लड पास हो सकता है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमाटूरिया।
दैट इज व्हाट, पैसेज ऑफ अ ब्लड थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, राइट। तो जो ब्लड सेल्स यूरिन में मिलना, ये तो क्या है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम का अंदेशा है, क्योंकि ये तो हमारे यूरिन का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। द अदर इज ग्लूकोज। अगर बॉडी से ग्लूकोज पास हो रहा है, ग्लूकोज तो हमारे नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब होने की चीज़ थी, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, यूरिन से पास हुआ है, तो मतलब कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि उसके बॉडी में ग्लूकोज क्या नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से उसके यूरिन में क्या पाया जा रहा है, ग्लूकोज, विच शुड नॉट बी देयर, राइट। देन बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन भी वो यूरिन में पाया जा सकता है, राइट। तो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एल्ब्यूमिनेरिया। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स भी यूरिन में मिल सकते हैं, जो एनीमिया, जॉन्डिस, है ना, लिवर सिरोसिस के क्या है, सिम्टम्स हैं। ऑलराइट, तो ये सारे क्या है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनका टेस्ट करके पैथोलॉजी लैब वाले आपको आपकी दूसरी डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ अ यूरिन आउटपुट। देखो, आप समझ गए हो कि कैसे सिस्टम्स काम करता है, कैसे यूरिन बनता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट का मतलब क्या है कि बॉडी में सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, सारे फंक्शन को, सिस्टम को रेगुलेट करता है, बराबर। तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट का मीनिंग क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है। अच्छा चलो पहले सिंपल मैं बताती हूँ कि आप नॉर्मली जितना फ्रिक्वेंटली आप यूरिन करते हैं, जितनी बार आप यूरिन जाते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा टाइम जाने लगे, बार बार आप यूरिन जाने लगे, तो बार बार यूरिन जाने का मतलब ये है कि आपका नेफ्रॉन क्या नहीं कर पा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है ना। रीअब्जॉर्प्शन नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा फिल्टर जो हो रहा है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और आप उसको वेस्ट में निकाल रहे हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट और वाटर का लॉस कर रहे हो, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब कि आपके नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा बार यूरिनेट करने जाने की कंडीशन को कहते हैं डायूरेसिस। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन का कार्यक्रम बराबर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो ब्लड है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब ये हमारा बॉडी डिटेक्ट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट करने का सिग्नल देगा। और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन हमारे नेफ्रॉन का एब्जॉर्प्शन पावर जो होगा उसको बढ़ाएगा, नेफ्रॉन का एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाएगा, ताकि वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे एब्जॉर्ब करे। जब वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो आप ज़्यादा यूरिनेट नहीं करोगे, आप ज़्यादा वेस्ट निकालने बार बार सॉल्ट और वाटर का नहीं जाओगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा डिटेक्ट होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेट कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से ही समझ जाओ, एंटी मतलब अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करने के खिलाफ ये हार्मोन काम करता है, नेफ्रॉन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और आपका जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। और इसके बाद आपका जो आप जो बार बार जा रहे थे वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ऑलराइट। और जब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाने के बाद में जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो बार बार यूरिनेट नहीं करने जाओगे। साथ ही साथ कुछ किडनी डिसऑर्डर्स भी देख ले। किडनी डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस फ्रिक्वेंटली होने वाला है रीनल फेलियर और रीनल कैल्क्यूली। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि रीनल का मतलब क्या है, किडनी। सो किडनी फेलियर क्या है, देखो किडनी फेल कैसे हो गई, किडनी ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था जो वो फेल हो गई,
है ना। किडनी फेल होने का मतलब है किडनी के अंदर काम करने वाले नेफ्रॉन जब क्या ना कर पाए, एब्जॉर्प्शन ना कर पाए, फिल्टर ना कर पाए, एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो आपके ब्लड में जो टॉक्सिसिटी है वो निकल ही नहीं पाई, टॉक्सिसिटी ब्लड में बनी हुई है। ठीक है, तो जब नेफ्रॉन का एब्जॉर्प्शन पावर खत्म हो जाता है, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल फेलियर। और रीनल कैल्कुली मीन्स किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कैसे होते हैं? किडनी स्टोन बेसिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों मेजर लेवल पे इनके क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने पर भी, या बहुत ज़्यादा आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, आपका ईटिंग हैबिट बराबर नहीं है, रूटीन बराबर नहीं है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेट नहीं करते हो, है ना, तो इन सारी प्रॉब्लम से क्या होती है, किडनी स्टोन होती है। देखो कुछ ऐसा होता है किडनी स्टोन, ये कहीं पर भी हो सकता है, किडनी के अंदर, यूरेटर में, ब्लैडर में, है ना, और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कभी कभार ये दवाई से डिज़ोल्व हो जाते हैं, कभी कभी इसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी से इसको क्रश करके निकालना पड़ता है, कभी कभार ऑपरेट भी करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेबल्स फॉर्म्ड इन द किडनी। This is how the healthy kidney is deteriorating. So drinking lot of water helps your kidney function properly. See how it looks, the damaged kidney, the failed kidney. कितना सिकुड़ा सा है। तो जो हमने देखा कि किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड में टॉक्सिसिटी इकट्ठा हो रही है, तो उसको रिमूव तो करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए टेम्पररी टाइम के लिए क्या करते हैं, हेमोडायलिसिस करते हैं, जिसको हम क्या रेफर करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिसमें वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी के फ्लूइड से, है ना। तो कैसे रिमूव करते हैं, ऐसे मशीन होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे वेन्स को, रेडियल आर्टरी को कनेक्ट करते हैं, ब्लड ऐसे निकालते हैं, ब्लड सोल्यूशन के थ्रू पास होता है, सोल्यूशन उसको फिल्टर करता है और फिर से ब्लड को हम क्या करते हैं, वो वेन्स में रीइंसर्ट कर देते हैं, ताकि जो ब्लड की टॉक्सिसिटी है, जो काम नेफ्रॉन नेचुरली कर रहा था, वो आर्टिफिशियली इस डायलिसिस मशीन को करना पड़ता है। उसके जो भी फिल्ट्रेट वेस्ट है उसको ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान काम नहीं है, ये कॉस्टली है, इसके लिए स्किल्ड टेक्नीशियन चाहिए, आप घर पे नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, और ये अल्टीमेट सोल्यूशन भी नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या बचता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही बचता है। ठीक है, अभी किडनी ट्रांसप्लांट में भी प्रॉब्लम है कि उसमें भी बराबर डोनर मिलना चाहिए, फिर किडनी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स मैच होना चाहिए, और इतना सिंपल इजी भी नहीं है ना। So this was all from my side on the excretory system. I hope you all understood the concept and you liked the lecture. In case if any difficulties, feel free to comment in the comment box. By the time, take care. God bless you all.